सबसे पहले जनरल साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं ये हमला क्यों, किसी की पीठ पर गोली मारना क्या कायरता नहीं है? और देखिए लाल चौक बदल रहा है और मैं वही दिखा रहा हूं कि आज आतंकियों के समर्थन में वहां पर कैंडल लाइट मार्च नहीं निकाला गया, आज निकाला गया है आतंकवादियों के खिलाफ। जनरल साहब क्यों किया, पाकिस्तान की क्या मजबूरी है, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखो दीपक, सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर घाटी में सिचुएशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। पीस प्रिवेल कर रही है, अमन और शांति है, डेवलपमेंट का माहौल है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है, 2 इलेक्शन हुए हैं बहुत ही सक्सेसफुल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नहीं भारा। उनको लगता है कि अब तो जो कश्मीर घाटी है वो बिल्कुल शांत होगी। और अगर इसकी बनस्पत देखें पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, वहाँ पर लोग विद्रोह कर रहे हैं, चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, लोग सड़कों पे आए हुए हैं, बिजली का बिल नहीं दे रहे। जो लोग गिलगित बाल्टिस्तान में शिया जाएं वो कह रहे हैं कि हमारे को आप सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं, सुन्नी को आप लोगों ने यहाँ बसाया है, अब आप स्कार्दू से लेके कारगिल का रास्ता खोलें। तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टैक्टिस है, ये डाइवर्ट करो अटेंशन, क्योंकि अब तूफान आया हुआ पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में। इसके बाद जो भारत की सक्सेस को देख नहीं पा रहा, जो G20 की इतनी अच्छी सक्सेस हुई है जहां भारत का नाम बहुत ऊपर हुआ है, इसके बाद हमारा जो चंद्रयान 3 जो कि चांद के ऊपर, वो भी साउथ पोल पे लैंड किया है, वो भी एक रीजन। तो ओवरऑल ये जो ISI और पाकिस्तान की आर्मी वो नहीं देख सकती भारत को डेवलप होते हुए, और आज भी उनके पास 10,000 के करीब लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं ट्रेनिंग एरिया और लॉन्च पैड में। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान इतनी जल्दी मानने वाला है इसको, जब तक आप उसके घर के अंदर घुस के नहीं मारोगे। मुझे लगता है दीपक वो समय आ गया जबकि एक बालाकोट की बजाय बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता भी है कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना, हम यहीं से इनके जो आतंकवाद के जो कैंप हैं जहां पर ये इनको पाल रहे हैं उनको वहीं बर्बाद करें। अभी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को बिल्कुल अलग अलग नहीं करोगे पाकिस्तान नहीं मानने वाला। मगर सबसे एक अच्छी बात है दीपक, आज ऐसा समय है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में एक भूचाल आया हुआ है। वो लोग कह रहे हैं हम भारत से मिलना चाहते हैं, और यही पाकिस्तान की आर्मी को तिलमिला रही है। उसको लग रहा है कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान उनके हाथों से गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कश्मीर घाटी में करीब करीब 80 से 90 आतंकवादी रह गए हैं, रेजिडुअल टेररिस्ट। और जिस प्रकार से अमन और शांति आ रही थी, और जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में 2 साल में यह आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, हमें 2-3 चीजें ध्यान देनी है। एक तो ध्यान देना है कि रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में अभी की किसी हद तक है, उसको हमने खत्म करना है। दूसरा, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, ये जो हाइब्रिड वारफेयर की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। ओवरग्राउंड वर्क और स्लीपर सेल को भी एक प्रकार से ध्यान देना है। तो ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी कि हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत पुख्ता है, मगर अब हम अंदर घुस के मारने पड़ेंगे। जो आतंकवादियों का डेरा लगा हुआ पाकिस्तान में, जहां पर वो खुद कह रहे हैं हम विक्टिम है टेररिज्म के, मगर टेररिज्म पैदा किसने किया? पैदा तो आपने किया था। वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी, उसने बोला था पाकिस्तान में अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और सोचेंगे कि आपके नेबर कोई डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को मानना चाहिए ये जो आतंकवाद इन्होंने पैदा किया है आज वो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और भारत को ये जो भेज रहे हैं आतंकवादी, मुझे लगता है कि अभी घर में घुस के दोबारा उनको मारने की जरूरत है। ठीक बात सर, पूरा देश यही कह रहा है कि शहादत का बदला लिया जाए। हसन दुरानी साहब मुझे बताइए, चलिए माना सेना के कर्नल और सेना के जो है आपको मेजर से प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सेना वहां गलती से आ गई, आपने बताइए कश्मीरी को मार डाला, हुमायूं भट्ट को मार डाला, जम्मू कश्मीर का बंदा, कश्मीरी आदमी, उसको आपने मार डाला क्योंकि आपका एजेंडा चल नहीं रहा है कश्मीर के अंदर। हसन दुरानी जी जवाब दीजिए, और ये भी बताइए आपके पास खाने को नहीं है फिर भी बदमाशी से आप बाज नहीं आएंगे। देखिए दीपक, आप इस वक्त आप बहुत वॉन्डर्ड हैं, और जब कोई चीज़ इंसान जख्मी होता है तो वो फिर उसको समझ नहीं आ रही होती, उसको सोचने समझने की सलाहियतें उसकी जवाब दे चुकी होती हैं, और हम जो होता है वो इंसान को किसी काबुल नहीं छोड़ता। मैं आपके इस दुख में बराबर का शरीक हूँ, बल्कि आपसे पहले ये दुख और ये जख्म जो था ये मैंने बर्दाश्त किया, जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा जो खुशियाँ मनाते थे। देखें
वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल ऐसी जो आपकी सोच है, आप असल में खुद ही एक बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, बहुत अच्छे जज बन जाते हैं और बहुत अच्छे आप पॉइंट्स देना शुरू कर देते हैं। अभी अगर आपके मुल्क के अंदर कुछ हो रहा है, उससे हमें कोई किसी किस्म का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात क्लियर है, कैटेगोरिकली क्लियर बात है ये। दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, हम तो इस वक्त खुद बहुत बड़े क्राइसिस में फंसे हुए, और आज से नहीं फंसे हुए, हम पिछले तकरीबन को तीन साल हो गए, 3-4 साल हो गए, जिसके अंदर हमें अपने आप को संभालने के, अपने आप को सीधा करने में और अपने पाँव के ऊपर दोबारा खड़े होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन यही कह रहा हूँ, मुश्किलात पेश आ रहे हैं और आपका कंसंट्रेशन है कि भारत के अंदर आप इंस्टेबिलिटी फैलाएं, अस्थिरता फैलाएं। अरे घर में खाने को नहीं है भाई, घर के लोग भूखे मर रहे हैं, 200 लोग जो है आटे की लाइन में मर गए, उसके बाद भी आपको उंगली कर रही है। मतलब गजब आदत है आपकी। मेरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बात को सुनते बाद में, या पहले आप उसके ऊपर ना रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मुझे पाकिस्तान का प्रॉब्लम पता है ना हसन भाई, इसलिए बोल रहा हूँ ये सब। आपको मुझे पाकिस्तान का प्रॉब्लम पता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपका भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। क्योंकि जहां पे पाकिस्तान का नाम जब तक आप नहीं लेंगे, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे तो आपको सांस नहीं आएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की बात नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे बैठ भी नहीं सकेंगे, जहाँ पे अभी बैठ के मेरे साथ जो बात कर रहे हैं। हसन दुरानी साहब एक बात बताइए सर, एक बात बताइए। अरे आप पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, हम दुनिया की सुपर पावर, हम दुनिया की सुपर पावर, हम दुनिया की सुपर पावर, आप है क्या? जो आपको आप पे आरोप लगाए, आप है क्या? फिर आप यहाँ पे आप प्रोग्राम किस बात पे कर रहे हैं? मुसलसल आप चीखें मार रहे हैं कि यार कोई बंदा आया हमारे पिछवाड़े में जो है ना वो जख्म लगा के चला गया। तो भाई अगर आप बहुत बड़े हो, बहुत ताकतवर हो, तो आपकी एजेंसीज किधर है? किधर बैठी हुई हैं? कहाँ भांग पी के सोई हुई हैं? एक बंदा आता है, अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम के अंदर मैं बैठा हुआ था, वहां पे जनाब आपके कुलकर्णी साहब थे। कुलकर्णी साहब जो है वो बड़े आपके यहाँ पे जो डिफेंस जो है वो एक्सपर्ट है, और वो कह रहे थे कि जनाब ये लॉजिस्टिक जो वहां से अगर कोई बंदा आता है तो वो खाली हाथ आता है, उसको तमाम सपोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर से मिल रही है। तो भाई आप अपने गिरेबान में हो, आप अपनी चार, हम तो मान रहे ना कि आपके द्वारा रेडिकलाइज लोग हैं हमारे पास, साउथ कश्मीर में हैं, अब और कहीं नहीं बचे। हम तो मान रहे हैं कि आपने रेडिकलाइज किया है वहां के यूथ को। कल को आपको आपके दिल्ली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके अगर मुंबई के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके पूना के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, पटना के अंदर प्रॉब्लम होगा, तो क्या वो भी पाकिस्तान में? सर हमने आतंकवाद को अब कंटेन कर लिया है, साउथ कश्मीर से आगे नहीं आता। अब पूना में प्रॉब्लम नहीं होती, बंबई में प्रॉब्लम नहीं होती, अहमदाबाद में प्रॉब्लम नहीं होती, दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं होती। आप कहीं कहीं कर सकते हैं ये बदमाशी। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। जनरल सिवाज ये तो कह रहे हमारा कोई मतलब नहीं, और हम क्या? आप बताइए, कोई पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन है जनरल साहब? जी न्यूज़।